देखो, शिक्षा जो है बहुत ही आवश्यक चीज़ है पूरे देश के लिए, पूरी जनता के लिए। हम लोग शिक्षा की बात कर रहे थे। शिक्षा एजुकेशन मूलभूत बेसिक चीज़ें जानने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भारत में शिक्षा के इतिहास को अगर हम लोग देखें तो ये अलग अलग चरणों में जो है कि लागू की गई, अलग अलग चरणों में लागू और विकसित किया गया है। आधुनिक शिक्षा और विशेषकर शिक्षा के अधिकार आरटीई आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया था। भारत में शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ ऐसे पड़ाव हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है और इसे अगस्त 2009 को संसद में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। इसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत जिसको SSA बोला जाता है, SSA सर्व शिक्षा अभियान, ये जो है सभी राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए यह योजना 2000 से 2001 में लागू की गई। 2000 से 2001 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उनके कार्यकाल में शुरू की गई थी। उसके बाद जो है आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षा है। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव जो है औपनिवेशिक काल के दौरान 1830 में के दशक में रखी गई थी और जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ईसाई मिशनरियों को और शिक्षाविदों की मदद से स्कूली शिक्षा का व्यवस्था शुरू की थी। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको शिक्षा की अनिवार्यता को समझना है। भारत में जो है मूलभूत जो आवश्यक चीज़ें हैं, शिक्षा क्यों अनिवार्य है और शिक्षा से हमें क्या समझ में आता है, तो भारतीय शिक्षा का जो इतिहास है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। भारतीय शिक्षा जो है ये सभ्यता का भी इतिहास इसको कहते हैं, भारतीय सभ्यता का भी इतिहास कहा जाता है। ये जो है बौद्ध काल में स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से सम्मिलित किया गया था। गुरु शिष्य प्रथा में कभी भेद नहीं हुआ करते थे। सभी जातियों को एक समान मानकर शिक्षा दी जाती, पर कई लोग कर्ण का उदाहरण देते हैं, कर्ण का उदाहरण मानकर उसे गलत बताते हैं, किंतु ऐसा नहीं है और ऐसा था भी नहीं। दरअसल पांडव और कौरवों के शिक्षा के लिए एक गुरु द्रोण को निर्धारित किया गया था और गुरु द्रोण भी अपने मित्र से बदला लेने के लिए सिर्फ निर्धारित शिष्यों को प्रशिक्षण कर रहे थे। इसलिए इन्होंने
उसे और किसी और को शिक्षा नहीं दी। यानी कर्ण को शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो अपने मित्र से बदला लेने के लिए सिर्फ निर्धारित शिष्यों को ही प्रशिक्षण कर रहे थे। विदेशियों ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को उस अनुपात में विकसित नहीं किया जिस अनुपात में होना चाहिए था। अपने संक्रमण काल में भारतीय शिक्षा को कई चुनौतियों और समस्याओं से गुजरना पड़ा था। आज भी ये चुनौतियां और समस्याएं हमारे सामने हैं, जिससे दो चार हाथ करना पड़ता है। 1850 तक भारत में गुरुकुल की प्रथा चलती आ रही थी, परंतु मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के संक्रमण के कारण भारत को प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अंत हो गया। भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का अंत हुआ और भारत में कई गुरुकुल बंद हुए और उनके स्थान पर कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल खोले गए। प्राचीन काल में प्राचीन भारतीय शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और भारत की प्राचीन शिक्षा आध्यात्मिकता पर आधारित थी। शिक्षा मुक्ति एवं आत्मबोध के साधन के रूप में थी। यह व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म के लिए भी भारत की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परंपरा विश्व इतिहास में प्राचीनतम है, जिसको डॉक्टर अल्टेयर ने जो कहा था, वैदिक युग से लेकर के अब तक भारतवासियों के लिए शिक्षा का अभिप्राय यह रहा है कि शिक्षा प्रकाश का स्रोत है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों में यह हमारा मार्ग आलोकित करती है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और आज के परिवेश में जो जगह जगह पे विकृतियां हैं, हमारे और आपके समाज में बहुत से ऐसे अध्यापक हैं, बहुत से ऐसे योग्य और बौद्धिक लोग हैं जो मुख्य रूप से किस पे बदलाव करना चाहिए यह नहीं समझ पाते, न ही उस पर काम करते हैं, बल्कि यह दिखाते हैं कि हम योग्य हैं और सिर्फ शिक्षण पद्धति को अपनाने के लिए, कारपोरेट के लिए या पैसा कमाने के लिए ये अपनाते हैं। आवश्यक मूलभूत जो बदलाव होना चाहिए अभी तक में ये नहीं हो पाया। भारत में आवश्यक मूलभूत जो बदलाव है वो हम आज भी देख रहे हैं कि बहुत से संकट हैं उसमें। जैसे आवश्यक मूलभूत जो बदलाव है वो क्या होना चाहिए, इस पर काम करने की जरूरत है। आवश्यक मूलभूत ये जो है, पहला तो गरीबी उन्मूलन है। देश के आज़ाद होने से लेकर के अब तक गरीबी उन्मूलन की कार्य योजना चलती आ रही है। भारत सरकार ने देश के आज़ादी से लेकर के अब तक गरीबी उन्मूलन की योजना चला रही है। उसके बावजूद भी भारत में 81% लोगों को आज भी फ्री में, मुफ्त में राशन देने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की आबादी जो है 140 करोड़ के आसपास है और ये जो है लगभग 80% यानी 80 करोड़ की आबादी को ये जो है क्या कर रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। तो ये लगभग आपका 60 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपना पेट स्वतः भर सकते हैं। अर्थात 50% से ज़्यादा लोग अभी भी गरीब हैं जो अपना पेट स्वतः नहीं भर सकते हैं। तो
तो ऐसी स्थिति में हम देश के राजनीतिज्ञ लोगों से जो शासनादेश लागू करते हैं उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। देश की आज़ाद हुआ तब से आज तक अगर हम गरीब लगभग 50% से अधिक देश को हम फ्री में मुफ्त में राशन देना पड़ रहा है, तो हमारे विकास नीतियाँ फेल हैं। विकास कहाँ हुआ? नहीं हो रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये दो चीज़ें मूल हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है। अब आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल आबादी 23 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 23 करोड़ और लिस्टेड जो है 16 करोड़ से ज़्यादा यहाँ के लोगों को हम मुफ्त में राशन दे रहे हैं। तो ये 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो अपना पेट स्वतः भर रहे हैं। तो आप कल्पना करो कि ये जो है 2/3, 7 तरीके 7 दुना के 14, 2/3 लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में गरीब हैं जो अपना पेट नहीं भर सकते हैं। इस तरह से ये कितनी बड़ी विडंबना है कि देश के आज़ाद हुए आज 79 साल से ज़्यादा होने जा रहा है और अभी जो है 50% भी हम जनता ऐसे नहीं हैं जो अपना पेट स्वतः भर सकते हैं, सरकार के मुफ्त राशन पर निर्भर है। ये बहुत कठिन है। और पहले जो था, विकास का मूल सिद्धांत आरक्षण है। विकास के लिए आरक्षण देना अनिवार्य था, जातिगत आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अब गरीबी के आधार पर आरक्षण अनिवार्य है। कौन व्यक्ति बड़ा हुआ, कौन व्यक्ति सुधरा, किसकी आर्थिक सुधरी, ये इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसी के साथ जो है कि शिक्षा पर आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो कार्य हुए हैं उस पर सोचने की ज़रूरत है। शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, खास तौर से रोजगार जनरेट करने के संदर्भ में सरकार का। स्वास्थ्य पर भी ऐसा ही है। आज की स्थिति में वैज्ञानिक युग होने के कारण, आधुनिक युग होने के कारण स्वास्थ्य आज भी महंगा है, जो गरीबों से के संपर्क से और गरीबों के पहुंच से बहुत दूर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीबी के कारण अपने रोग के से पीड़ित होकर के आजीवन कष्ट झेलते रहते हैं और अंत में मर जाते हैं। तो अभी भी जो है आज़ादी के 79 साल होने के बाद भी हम आप स्वास्थ्य से पूर्ण रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट की योजनाओं के कारण। तो इस चीज़ पर प्रश्न चिन्ह है। मुख्य प्रश्न चिन्ह ये है कि सरकार स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा पर कुछ भी कार्य नहीं कर रही है। शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का नींव पहले से आयोग और कुंठित कर दिए। योजनाएं पहले क्या था, पहले डेवलपमेंट पे बहुत से कार्य होते थे, बहुत से एनजीओ हुआ करती थी। एनजीओ जो थी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ जो थी, ये बहुत से रूरल डेवलपमेंट पर काम करती थी और रूरल डेवलपमेंट पे काम करने के लिए ये 2014 के पहले जो है बहुत से एनजीओ कार्यरत थी और काम करती थी, लेकिन आज भी कार्यरत हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत ही निकृष्ट हो गई और रूरल डेवलपमेंट के लिए और एनजीओ के लिए कोई बजट नहीं निर्धारित करती, बल्कि जितने भी एनजीओ हैं और जितने भी जो रूरल डेवलपमेंट के लिए बजट निर्धारित करने वाली संस्थाएं थीं सरकार की, उसको कोलैप्स कर दी, बंद कर दी। और आज जो है विभिन्न मंत्रालयों से, विभिन्न विभागों से जो भी प्रोजेक्ट निकलते हैं वो एडवर्टाइज नहीं होते हैं और साधारण लोगों की एनजीओ को ये जानकारी नहीं हो पाती है कि कहाँ से प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है, और ये गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर ली, एनजीओ जो है धाराशाही हो गए। अब इनके एनजीओ ही चल रहे हैं, जिनके मंत्री, जिनके विधायक, जिनके
सांसद के बच्चे या गार्जियन या रिश्तेदार एनजीओ खोलें, उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है बड़े आराम से बिना एडवर्टाइज का, और उनके प्रोजेक्ट उनकी एनजीओ चल रही है। ये जो है एकाधिकार सरकार ने बहुत ही गलत कर दिया है, जिससे पूरे डेवलपमेंट का आधार ही रुक गया। तो ये चीज़ को समझना है कि आज जो है बहुत से हमने देखता हूँ कि सांसद विधायक के बच्चे जो पढ़ करके डायरेक्ट आसमान से टपके हैं। ये आप समझते हैं इस बात को? कहते हैं कि नेता के बच्चे नेता बनेंगे तो गरीब के लड़के गरीब ही रहेंगे। वर्तमान में 30 वर्ष से नीचे के लगभग 7 सांसद हैं, और सातों सांसदों का पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लो। ये सब विदेशों से पढ़ करके भारत में टपके हैं, और ये जो है कि डायरेक्ट चुनाव लड़े और सांसद बन गए। कोई संघर्ष नहीं है इनका। पेरेंटल बैकग्राउंड के आधार पर ये जो है सीधे जो है कि इनको चुनाव लड़ने का अवसर मिल गया, और ये चुनाव लड़ गए, सांसद बन गए। तो और जिन लोग नहीं बने हैं, जिन बड़े बड़े नेताओं के लड़के कुछ भी नहीं है, सांसद विधायक हैं और मंत्रिमंडल उनके हाथ में नहीं है, तो वो जो है कि एनजीओ खोल करके बैठ गए हैं। हमें जानकारी में है बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके लड़के एनजीओ खोल कर बैठे हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में वो जो है कि काम कर रही हैं, उनको प्रोजेक्ट मिल गया। तो इस तरह से है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो डायरेक्ट धरती पर उतरे हैं, देखो भारत में बड़े नेता, बड़े अधिकारी और मीडिया, इनके बच्चे सीधे जो है पूरे बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, और हमारे आपके बच्चे और हमारे आपके बच्चों को ये टारगेट करते हैं। तो इस पर समझने की ज़रूरत है, और आगे हम पुनः जो है वीडियो बनाएंगे। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।